जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज के इस क्लास में साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कंप्लीट साइंस के वो सभी करवाने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी जितने भी अपने पुराने एग्जाम्स करवाए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से ये क्वेश्चन लेकर के आप सबके सामने आए हैं। तो सभी लोग क्लास में ध्यान से देखिएगा क्लास को और क्लास में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिले। और ये सभी क्वेश्चन आपके जितने जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई है, आपका बीएसएससी है, कोई भी आपका एग्जाम होने वाला है, उन सब में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और साइंस आप जानते हैं साइंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो साइंस की क्लास है, बेस्ट कोई क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है धारा घनत्व होता है। जो धारा घनत्व है या बोल सकते हो करंट डेंसिटी क्या होता है ये बताना है। एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, विमाहीन होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। धारा घनत्व की बात करेंगे, ये 69th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया है 69th बीपीएससी का, जो आपका 2023 में भी हुआ है, अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे देखने को जरूर मिला होगा। और याद रखेंगे धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है, अर्थात धारा की बात करेंगे। धारा कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, ठीक है। धारा एक सदिश राशि है, वेक्टर आप बोल सकते हैं, सदिश राशि है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धारा एक सदिश राशि है, अर्थात धारा घनत्व भी सदिश राशि होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2023 में जो पेपर सेकंड शिफ्ट हुई थी, आप सभी को पता है, जो स्कूल टीचर सेकंड शिफ्ट का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र है, जो आपका सेकंड पेपर हुआ था टीआरई 1 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम राशि, आयाम रहित राशि या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की बात की गई है और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक सदिश राशि होता है। याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है या दिशा दोनों निर्दिष्ट उसमें होते हैं, वो कैसी राशि होती है? उसे सदिश राशि कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम एसी करंट को बात करेंगे। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? जो एसी करंट होता है इसको कैसे उत्पन्न करते हैं? चौक कुंडली द्वारा, डायनामो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एसी करंट की बात की जा रही है। एसी करंट को हम लोग डायनामो के द्वारा उत्पन्न करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो अगर आप कभी पूछ ले किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और चौक कुंडली की बात करें तो चौक कुंडली जो है विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। अर्थात ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसको क्या करती है? ये कम करती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे प्रकाश तरंगों की बात की गई है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ये भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और प्रकाश तरंगों की बात करेंगे, यह एक जो है प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्वरूप होता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। आप सभी को पता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी होती हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। तो याद रखेंगे। और अनुप्रस्थ तरंगों किसे कहते हैं अगर आपसे पूछ ले तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके माध्यम से कण तरंग के माध्यम से प्रकाश फैलता है। आप सभी को पता है कि प्रकाश जो है कणों के माध्यम से आगे बढ़ता है।
तो अनुप्रस्थ तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश तरंगों को बोला जाता है। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर है और छोटा तरंग दैर्ध्य है। छोटा तरंग दैर्ध्य इसके पास है परावैंगनी किरणें, जो परावैंगनी विकिरण है इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर है और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछा है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे, इसका हो जाएगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये वाला ये क्वेश्चन मैंने जो एक पिछला क्वेश्चन है उसमें आपको निकाल के भी बताया था, उसमें ये पूछा गया था यही क्वेश्चन। तो एक वीडियो जिसमें हमने करवाया था जीएस वाला, उसमें ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके भी बताया था कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में कनेक्ट करता है। फोटो मतलब प्रकाश, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। तो याद रखेंगे, इसके नाम से ही पता चलता है कि प्रकाश ऊर्जा को ये इलेक्ट्रिक अर्थात विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 3 प्रकार का होता है फोटोवोल्टिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है ये 3 प्रकार का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं? एक फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहकीय सेल और फोटोवोल्टिक सेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस पर, वक्रता के केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र से परे। याद रखेंगे, अवतल दर्पण पर बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति हमेशा वक्रता के इस केंद्र पर होनी चाहिए, सेंट्रल पर होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 कैंडेला एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। 2 कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत, समान स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 ल्यूमेन, 4 ल्यूमेन, 8 ल्यूमेन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे 2 ल्यूमेन तो सही, यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए। 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे 8 पाई है, ये पाई में मान दिया हुआ है। याद रखेंगे, इसमें जो ज्योति फ्लक्स है वो चमकदार प्रकाश तरंग होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 8 पाई ल्यूमेन, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, 8 पाई ल्यूमेन जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है। याद रखेंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। अगर आपसे क्वेश्चन दिखता है तो आपको यही लगाना है। बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम 2023 में 1 to 5 वाले क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? प्रिज्म के द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे, प्रिज्म के द्वारा ये बताना है। प्रिज्म के द्वारा हमेशा बैंगनी रंग, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में बैंगनी रंग अधिकतम विचलित हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो एक सामान्य नेत्र लेंस होता है कि नाभिक की दूरी कितनी होती है? याद रखेंगे, इसकी नाभिक की दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
एक समान नेत्र जो होता है, इसके नेत्र की नाभिक की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग भी 2 सेंटीमीटर होती है। जैसे कोई नेत्र लेंस है, ठीक है? तो इसके और रेटिना, मान लीजिए ये कोई रेटिना है तो इसके बीच की दूरी भी 2 सेंटीमीटर ही होती है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है? और आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है और इस छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकस लंबाई भी 2 सेंटीमीटर की लगभग होनी चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर इसका राइट हो जाएगा। और सामान्य अगर आपसे पूछ ले कि सामान्य नेत्र की फोकस दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, बैगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है बैगनी रंग, जो बैगनी होता है, बैगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक आपतित हो जाता है या रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है? रिफ्रैक्ट हो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं है, रिफ्रैक्ट है, ठीक है? मतलब बिखर जाना एक तरह से, ये हो जाएगा बैगनी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? जो ओम का नियम है, इसके सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? अमीटर और वोल्ट मीटर की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर और वोल्ट मीटर, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखेंगे, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज गलत दिया हुआ है, जो अमीटर है इसको श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला, अमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये कथन एकदम सही है। फिर अमीटर को समांतर क्रम में, और ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके सत्यापन के लिए अमीटर जो है इसको श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत विभव को मापने के लिए हमेशा, देखिए ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा, बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम में पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई, जो हम सीधे बोलते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 to 5 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे वो, इसमें जो है वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर भी आप याद रखेंगे। वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है विद्युत विभव को मापने के लिए। तो बी और सी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और दोस्तों कैसी लग रही है आपको क्लास, ये भी बताइएगा। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेंगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन, वहां से आप सर्च कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, यह समान परिमाण के साथ बल का अनुभव होगा। आप सभी को पता है इसके अंतर्गत किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ठीक है? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा उनका, याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक मान होगा। क्रांतिक मान को हम सी से डिनोट करते हैं। परिक्रांतिक द्रव्यमान की बात करेंगे। क्रांतिक, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। जो क्रांतिक द्रव्यमान होता है ये कितना होगा ये बताना है, याद रखेंगे। किसी विखंडनीय द्रव्य का उसके क्रांतिक आधार का कितना होगा? 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, 100 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है विखंडनीय जो द्रव्य है इससे क्रांतिक द्रव्यमान हो जाएगा। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान हो जाता है इसका, ये ऑप्शन करेक्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा होती है, घटती है, बढ़ती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर कोई भी पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है
तो उसमें जो है क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन, ए बी डी ई, यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सी ऑप्शन है स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। इस स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए जो पिंड है, इसकी कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, ये भी आपको याद रखेंगे। और ये किसके सिद्धांत के होता है? तो ऊर्जा के संरक्षण, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, उससे यह पता चलता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, इसलिए ये राइट हो जाएगा, स्थिर रहती है। ठीक है, और स्थिर रहती है क्योंकि जब कोई पिंड विश्रामावस्था अर्थात जो मतलब जड़त्व के में होती है ना, और उच्चतम बिंदु पर होता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा एकदम शून्य हो जाती है, इसलिए भी ये स्थिर रहेगी। ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। जो भू स्थिर उपग्रह है ये कब घूमता है? ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह की बात करेंगे तो ये हमेशा याद रखेंगे, भू स्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर, भू स्थिर उपग्रह जो है ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम ग्रह का वह वृत्तीय पथ होता है जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर गति करता है या घूर्णन करता है। तो भू स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह जब जहां पे घूमता है तो ये 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये भू स्थिर उपग्रह घूमता है, और ये स्थिर ऊंचाई पर घूमते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम्स स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? इसका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जो घरेलू क्लीनर होती हैं, विंडो खिड़की क्लीनर होते हैं, आपने देखा होगा कि स्प्रे करने वाली जो उसमें लगा रहता है, पॉइंट लगे रहते हैं, नली एक तरह से आपने देखा होगा, स्प्रे बॉटल्स में भी नली होती है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं ये बताना है, किस क्रिया पर कार्य करती हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बर्नौली का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई के पूछे गए क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। तो एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में झेल सकता है? तो सभी को पता है, जब वो खड़ा होता है, खड़े होने की स्थिति में अधिक से अधिक भार को झेल सकता है। आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं, आपने देखा होगा वो लोग गाड़ी को खींचते हैं या ढकेलते हैं पीछे से। जब वो खड़े होते हैं तब वो अधिक से अधिक भार झेल सकते हैं या खड़े मतलब ढकेल सकते हैं उसे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे, इस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है लिथियम की। जो लिथियम होती है, लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या है ये सबसे बड़ी होती है, याद रखेंगे। लिथियम का मतलब सूचक होता है Li, Li से डिनोट करते हैं लिथियम को, और इसकी जो परमाणु त्रिज्या है सबसे अधिक होती है, ये भी आप याद रखेंगे। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, ये 167 पीएम होती है, 167 पीएम उसकी परमाणु त्रिज्या होती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन, एथिलीन, मैथिलीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, फल जो होते हैं, फलों को जबरदस्ती जब पकाते हैं तो उसमें एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एथिलीन एक कैसी गैस होती है? यह एक रंगहीन गैस होती है। एथिलीन की बात करें, यह एक रंगहीन गैस होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें कोई भी रंग नहीं होता है, ये रंगहीन गैस है।
और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र होता है C2H4। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। इसके संपर्क में आने पर जो फल होते हैं वो पक जाते हैं और एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन गैस बनाती है, याद रखेंगे। नहीं, और कार्बन ये जो है C2H4 ये ऑक्सीजन के साथ जो मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये प्रतिक्रिया करती है, O2 के साथ मिलकर के ये बनाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाती है H2O। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? अब ये बताना है आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, विघटन, संयोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अभिक्रिया करके जो है आपस में सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। और यह अभिक्रिया कैसी होती है? ये अम्ल और क्षार, देखिए एक तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तो अम्ल और क्षार मिलकर के उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, कैसे है देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये दोनों क्रिया करेंगे आपस में तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा, NaCl बनेगा और इसके पश्चात बनेगा यहाँ पे आपका जो है ये बन जाएगा H2O, यहाँ पे जल बन जाएगा H2O। ठीक है, और ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे लवण और जल, उदासीनीकरण अभिक्रिया में आप सभी को पता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जल, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो लवण NaCl क्या हो जाएगा, ये एक लवण है, सभी को पता है, और H2O क्या है, एक जल है, H2O जल है, NaCl लवण है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में अक्सर होता है कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, इमली में कौन सा अम्ल है? जो इमली होती है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इमली की बात करेंगे, इमली में हमेशा टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बात करेंगे मेथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक जो अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है? जो मेथेनाइक अम्ल है ये किसमें पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, याद रखेंगे। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है और मेथेनाइक अम्ल की बात करेंगे ये चींटियों में पाया जाता है, आपने देखा होगा चींटियों में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, जो चींटियां होती हैं चींटियों में पाया जाता है, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं सिरका, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, सिरका की बात करेंगे, सिरका में आपको कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। और बात करेंगे सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब की बात करेंगे, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू के रस अगर की बात, नींबू के रस की बात करें, नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो नींबू के रस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, अंगूर की बात करेंगे, अंगूर, अंगूर में आपको ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। या इसी अंगूर की बात करेंगे तो अंगूर में टार्ट्रिक एसिड भी पाया जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल इसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जो लोहे का बुरादा होता है उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें लोहे का जो बुरादा है इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा ये बताना है।
जब हम लोहे का जो बुरादा होता है उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, वहां पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, ये इसका उत्पादन होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे रिएक्शन होती है। आयरन हो जाएगा आयरन प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, HCl यहाँ पे 2 अणु HCl के ले लीजिए, ये हो जाएगा FeCl2, यहाँ पे क्रिया करके बनाएंगे ये FeCl2 फेरिक क्लोराइड, इसी को बोलेंगे फेरिक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये निर्मुक्त हो जाएगी वातावरण में, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिलकर के आयरन क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि जो मानव रक्त प्लाज्मा है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। रक्त प्लाज्मा का मान 7 से एबव होता है, ठीक है, 7 से अधिक होता है या एबव होता है, आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और रक्त का पीएच मान क्या होता है? जो रक्त होता है, मानव ब्लड होता है, तो पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये बताना है आपको, जो मिट्टी का तेल है इसके बर्तन में बर्फ का कोई एक टुकड़ा आप डाल दीजिए और उसमें जो है बर्फ के जब पिघल जाता है तो उस मिट्टी के तेल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जो मिट्टी का तेल की सतह है वो हमेशा क्या हो जाएगी? गिरेगी, वो गिरेगी, अर्थात उसमें जो उसकी सतह में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सतह गिरेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे जिसे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये बताना है। जब प्रयोगशाला में हीरे का विकास होता है तो प्रयोगशाला में जो हीरे को बनाया जाता है तो इसके संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हीरे के किसके बीज के रूप में उपयोग किया जाता है? सफेद नीलम, मोइसाइनाइड, ग्रेफाइट, क्यूबिक जिरकोनिया, जिसे सीजेड बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसमें जो है ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे ग्रेफाइट का यूज होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की जो HPHT और CVD 2 विधियां हैं, कौन कौन सी ये भी आप जान लीजिए। एक है HPHT, ठीक है, HPHT एक विधि ये है HPHT और दूसरी है CVD। ये जो है 2 विधियां हैं जिनके माध्यम से हीरे को बनाया जाता है और ये दोनों कृत्रिम विधियां हैं और एक दूसरे, इसमें क्या होता है, दोनों विधियां एक बीज से तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होती हैं, अर्थात मतलब इनका कहने मतलब ये है कि HPHT और CVD ये दोनों या तो एक बीज से शुरू होंगी या तो किसी हीरे के टुकड़े से शुरू होती हैं। HPHT विधि में बीज जो है शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दाब के संपर्क में आता है, याद रखेंगे। और CVD की बात करेंगे तो CVD में 800 डिग्री सेल्सियस तापमान के संपर्क में आता है, तब ये हीरे का निर्माण होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ गया होगा, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो बताइएगा कमेंट करके, ऐसे ही क्वेश्चन डेली आपके लिए लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्षारीय, जिसे हम बेसिक बोलते हैं, क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफेदा, व्हाइट लेड, सिंदूर, रेड लेड, लिथार्ज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षारीय लेड कार्बोनेट, क्षारीय लेड कार्बोनेट को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं सफेदा, व्हाइट लेड। और इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्षारीय लेड कार्बोनेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, इसे जो है सफेद शीशा बोलते हैं, सफेदा या सफेद शीशा बोलते हैं, इसे याद रखेंगे, सफेद शीशा कहते हैं क्षारीय लेड कार्बोनेट को। और इसका रासायनिक सूत्र होता है क्षारीय लेड कार्बोनेट है, इसका रासायनिक सूत्र होता है PbOH का ट्वाइज, PbOH का होल ट्वाइज, फिर हो जाएगा इंटू 2PbCO3,
2PbPO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। PbOH का ट्वाइस इंटू 2PbPO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा हमारा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का जो पीएच मान होगा, इसमें पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल की मात्रा अधिक है और क्षार की मात्रा कम है। जैसे अम्ल की मात्रा कम होगी और अम्ल क्या होते हैं, 7 से कम होता है, तो ये 7 से हमेशा कम हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज के क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन, जितनी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सभी वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो सभी लोग ध्यान से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि उन सभी के पास तक ये वीडियो पहुंच सके। वो उनको भी ये वीडियो बोलिएगा कि शेयर करें। सब जितना ज्यादा ज्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।